बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, या आपके फ्यूचर तक काम में आएगा। एंड एमएड फेमेड अगर कभी भी करते हो उसके लिए भी काम पे आएगा, एमएड के लिए काम पे आएगा। एक और भी ट्रेनिंग है, आरआई टैग लगता है, आरआई टैग का एक ट्रेनिंग होता है, उसमें भी ये काम पे आएगा। मैं बताऊंगी धीरे धीरे, आपको सब बताऊंगी। अभी के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग, ऐसा मेंशन है। तो टीचिंग लर्निंग में ब्रूनर का कंसेप्ट बताना है। ब्रूनर कौन है, ब्रूनर का कंसेप्ट बताना है। मैं थोड़ा सा एलाबरेट करके दे रही हूँ बिकॉज एवरी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब प्रिपेयर करेंगे इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस में प्रिपेयर करेंगे, 4 to 5 पेजेस में प्रिपेयर करेंगे। एक्सटेंड और ज़्यादा नहीं करना है, इतना करने से हो जाएगा। अभी फर्स्ट क्या करना है, कल हम लोग पढ़ चुके थे 2 पेज तक, बट जो भी हो, आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, सो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है ना, क्वेश्चन में आस्क किया गया कि टीचिंग लर्निंग में ब्रूनर का कंसेप्ट क्या है। तो मेन पॉइंट है कि टीचिंग एंड लर्निंग, teaching and learning. So you have to give the introduction of teaching first, after that learning, उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है। तो टीचिंग क्या होता है, मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ टीचिंग क्या है ना। टीचिंग होता है, सपोज एक नॉलेजेबल पर्सन जब अपना इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को नॉलेज लेस को देता है तो उसको टीचिंग बोलता है। सो टीचिंग इज वन काइंड ऑफ गिविंग नॉलेज टू अदर, गिविंग नॉलेज टू अदर। जब हम नॉलेज किसी और को देते हैं उसको बोला जाता है टीचिंग, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, जो लर्निंग होता है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अनएक्सपीरियंस्ड हैं एंड द अनएक्सपीरियंस्ड वन क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड वन और गेनिंग द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड वन। सो एक नॉलेजेबल पर्सन जब नॉलेज देता है वो टीचिंग प्रोसेस है। उसका ऑपोजिट कर लो, जब एक नॉलेजलेस पर्सन और अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन नॉलेज लेता है तो उसको हम लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। इतना लिख सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रूनर कौन है, हु इज ब्रूनर। तो ब्रूनर एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जैसे मैं बोल रही थी पहले ही एक क्वेश्चन पूछा, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। सो ब्रूनर आल्सो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके एक फाउंडिंग फादर्स में से ये एक है, ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज लेव वाइगोट्स्की इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, बट वन ऑफ द फाउंडिंग फादर अगर किसी ने पूछ लिया तो वो ब्रूनर भी है। बिकॉज जिस टाइम पे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज आ रहे थे उस टाइम पे पियाजे भी हैं, उस टाइम पे लेव वाइगोट्स्की भी है, ब्रूनर भी है, उसके बाद बंदूरा भी आएंगे और भी बहुत सारे ऑसोविल भी आएंगे। तो ये इतने सारे पर्सन थे जो कि रिसर्च कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर। तो उनमें से एक है हमारे ब्रूनर। सो ब्रूनर का जो पॉइंट है वो उनका पॉइंट 4 पॉइंट से आता है। मैं पूरा आपको आइडिया दे रही हूँ 4 पॉइंट्स। पहले क्या है, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना उससे पहले आपको तैयार होना पड़ता है, ठीक है। आपका माइंड पूरा फिक्स्ड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए लर्निंग की तरफ, ठीक है। ऑलवेज यू स्टे मोटिवेटेड और आपका माइंड टुवर्ड्स लर्निंग होना चाहिए। तो दिस लाइन वाज प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग। उन्होंने क्या लिखा, was written by the Bruner, and उन्होंने क्या लिखा, predisposition towards learning। ये लाइन याद रखना है, predisposition towards learning। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट क्या है, अरे मैं रिमूव कर दी, वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, कहाँ गया। सो सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज नॉलेज जब भी ले रहे हो वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। नॉलेज द वे इन विच ए बॉडी ऑफ नॉलेज, मान लो एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं वो क्या है, एजुकेशन के जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो एक एक बॉडी जैसा है। अगर हमें बोला जाए कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट का एक कैरेक्टर होता है, एक कंसेप्ट होता है। उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ जब भी नॉलेज का बात आए वो एक नॉलेज बॉडी है। उस नॉलेज के बॉडी को मुझे एक्सेप्ट करना, अपने ब्रेन में उसको एंटर करवाना है। तो वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स अगर हो तो उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड करो, आफ्टर दैट वन आफ्टर अनदर अपने ब्रेन में डालो, ठीक है। द वे इन विच ए बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड। Then next, number 3, the most effective sequences in which to present material। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए बताओ, the most effective sequences in which to present material। material बोला गया, material को present करना है। तो as a teacher आप कैसे material को present करेंगे, किसका यूज करेंगे, अभी लिखा था बताओ, किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टीएलएम। वेरी गुड। सो मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस बोला गया है। देखो टीएलएम को भी प्रॉपर यूज करना पड़ता है।
मैं फर्स्ट जाऊं एंड फर्स्ट जाके मैं चार्ट पेपर दिखा दूं, ये इम्प्रॉपर है। फर्स्ट जाओ, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड करो, आफ्टर दैट बोर्ड में कुछ कंसेप्ट के बारे में लिखो, एग्जांपल्स दो एंड उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेट्स सी सम पिक्चर्स या लेट्स सी सम चार्ट्स, तो चार्ट्स को दिखाओ। तो ये होता है प्रॉपर सीक्वेंस, the most effective sequences in which to present material. Last point, the nature and the pacing of rewards and punishment. अभी देखो हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, रिवार्ड्स और पनिशमेंट चाहिए, जो आपको मैं दे नहीं सकती अभी। ठीक है, अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अगर रेगुलराइज करना है, मतलब रेगुलराइज करना है, बार बार उनको हैबिट में डालना है, सो उनको हमें रिवार्ड और पनिशमेंट तो यूज करना पड़ेगा। पनिशमेंट इज सो नेगेटिव बट रिवार्ड इज सो पॉजिटिव। सो रिवार्ड, again reward is called reinforcement is known by this word also, reinforcement two types के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो स्किनर के कंसेप्ट में। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जब भी एक बच्चा अच्छा करता है तो उसके लिए हम प्रेजिंग करते हैं, अगर कोई बच्चा बुरा करता है तो उस बुरे इफेक्ट को या बुरे हैबिट को हटाने के लिए जो एक्टिविटीज होता है वो भी हम पॉजिटिवली करते हैं। जस्ट लाइक उसको मैं बताऊं कि तुम इसको 100 बार लिखो, तुम इसको 100 बार रिपीट करो या 100 टाइम्स इसको मुंह में बोलो, या फिर आपको मैं नेगेटिव रिवार्ड्स ये देती हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम अगर गलत करोगे तो लास्ट बेंच में बैठोगे। सो दैट इज अ माइन्यूट, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में होगा, माइन्यूट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इससे क्या होगा, बच्चों का एक एक हैबिट चेंज होगा, ये पॉजिटिव है। पनिशमेंट बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, रियूड कंसेप्ट है, पनिशमेंट में हम नहीं जाते। इसलिए क्या बच्चों का नेचर है, कैसे बच्चे कंसेप्ट्स को ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें इंटरवल में रिवार्ड्स पनिशमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम पॉइंट्स बोला वाइगोट्स्की के जैसा ही। क्या है वाइगोट्स्की का, अगर पूरा थ्योरी का नाम सुनोगे तो उसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोला जाता है। Vygotsky's social constructivist theory is also known as socio-cultural theory because he said that learning is possible in the society because every type of persons lived in society and they give so much information or multiple type of information to us and we learn from them properly and we developed, हम develop करते हैं, so that the culture or language and zone of proximal development, scaffolding, these are very important there. But in this concept, social and cultural, these two aspects are very important. In Bruner's concept, social and cultural aspects very important, just like Vygotsky. ये दो ही चीज है इनके फ्रेमवर्क में भी। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन देखो, मैंने अभी बोला प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, लर्निंग से पहले बच्चों को कुछ तो तैयार करना है। क्या तैयार करना है, मोटिवेशन, मेडिटेशन, पर्सनल जो फैक्टर्स हैं उसको क्या करना है, हेल्प करना है। क्या तुम इम्प्रूव करो सो दैट यू हैव टू गेन द नॉलेज बॉडी प्रॉपरली। ठीक है, एंड आफ्टर गेनिंग दैट नॉलेज बॉडी यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय योर ओन सेल्फ, मतलब बाय योर सेल्फ और बाय ओन सेल्फ, तो खुद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों के साथ ज्यादा टाइम कौन रहता है, पेरेंट्स, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम कौन रहता है, टीचर्स। तो बच्चों को क्या देना है, कौन से टाइप का लर्निंग देना है, जैसे कि बच्चे एक्सप्लोर करें। देखो ब्रूनर एक्सप्लेन दैट लर्निंग इज अ नॉलेज ओरिएंटेड, क्या है लर्निंग, ना नॉलेज ओरिएंटेड फैक्ट है, जिसको टीचर एंड पेरेंट्स क्या करेंगे, फॉर चाइल्ड स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन यूज करेंगे। हियर द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, यहाँ पे टीचर कैसे वर्क कर रहा है, वो एक फैसिलिटेटर है, दैट मीन्स वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा देगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देगा, पर्टिकुलरली जस्ट लाइक मोटिवेशन, बच्चों को और भी इम्प्रूव करने के लिए। नाउअडेज मेडिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू मेडिटेशन और योगा योर नॉलेज बॉडी जहाँ पे फिक्स होती है, मतलब योर चक्रस आर वेरी फिक्स्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, आपके चक्रस जो रहते हैं बॉडी के सर पे भी एक है, तो वो फिक्स्ड होते हैं, सो दैट वो एक्सप्लोरेशन का एंड क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये भी लिख सकते हो, मोटिवेशन, मेडिटेशन, कल्चर एंड पर्सनल फैक्टर्स, इसको हमें हेल्प करना पड़ेगा सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऑलवेज याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को सिंपल बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। एक टीचर चाहे तो एक टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट वे से पढ़ा सकता है, एक टीचर चाहे तो चीज़ों को बहुत इजी वे से सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ा सकता है, कॉम्प्लेक्स करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म में पढ़ा सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बच्चों को हम दे सकते हैं थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिफरेंट टाइप्स
अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस ऑफ द टीचर। अभी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, क्या उसका बेस है, या क्या वो इंपॉर्टेंस देता है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इसके ऊपर। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने अभी बोला था, मोड जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे आप टीएलएम लिख सकते हो। देखो टीएलएम में ऑडियो विजुअल एड्स भी आ जाएंगे, वर्ड्स, सिंबल्स, ये सब कुछ आएंगे, ठीक है। अभी देखो इफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ, देखो जब भी इफेक्टिव सीक्वेंसिंग और कैटेगराइजेशन का बात होता है तो लर्निंग को हम क्या करते हैं ना, ईच बीट ऑफ नॉलेज जैसे स्टूडेंट्स को मिल सके, ईच बीट ऑफ नॉलेज, छोटे छोटे नॉलेज भी बच्चों को मिलना चाहिए, एक एक वर्ड में जो छुपा हुआ है, उसके लिए हमें सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, कंसेप्ट को सीक्वेंसिंग और कैटेगराइज करना पड़ेगा, कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव सीक्वेंसिंग विल फिट फॉर एवरी लर्नर। अभी सीक्वेंसिंग जब कर देते हैं ना तो ये सारे स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर देता है। कैटेगराइजेशन एंड सीक्वेंसिंग जब कर देते हैं बहुत ही उनका अटेंशन ड्रॉ करता है, उनको मैक्सिमम नॉलेज देता है, एंड ये इजी वे में होता है। So effective sequencing will fit for every learner. That's why all the teachers should follow this sequence to provide each bit of knowledge for easy grouping. कैटेगराइजेशन क्या होता है, कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। सपोज हम डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब फर्स्ट इज कंसेप्चुअलाइजेशन, जैसे कि मैं बोलूंगी बच्चों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पहले तो बच्चे परसेप्शन करेंगे, रिसीव करेंगे, आफ्टर दैट कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्ट तक पहुंचेंगे, कंसेप्ट जानने के बाद उसको लर्न करेंगे, लर्निंग, नेक्स्टली एज पर दी कंसेप्ट, एज पर दी परसेप्शन लर्निंग, वो बच्चे डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड लास्टली मेकिंग इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, यही होता है कैटेगराइजेशन का मेन पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स के ऊपर वो बिलीव करते थे। अभी देखो थीम्स ऑफ ब्रूनर, तो मतलब ब्रूनर का लर्निंग किस पे बेस्ड है ना, ब्रूनर एम्फसाइज्ड, अभी देखो ब्रूनर एम्फसाइज द रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग, मतलब स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, टीचर जो ज्यादा कंसेप्ट को पढ़ाते हैं उसका स्ट्रक्चर, नॉलेज का स्ट्रक्चर, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। तो ब्रूनर एम्फसाइज द रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ब्रूनर वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोट्स्कीज राइटिंग। मैंने अभी बोला था आपको ब्रूनर वाइगोट्स्की के बाद आए थे, तो वाइगोट्स्की का जो कंसेप्ट था उसी से ही इन्फ्लुएंस भी हुए थे, उनका राइटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, इसलिए सोशल कल्चरल पॉइंट इनके भी पॉइंट्स में आता है। Began to turn focus on learning and to adapt a social political view of learning and language. ठीक है, इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया लर्निंग पे एंड एडेप्ट भी किया सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू, लर्निंग के लिए जो ये दो व्यू है उसको फोकस किया। नंबर 3, ब्रूनर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड डार्विनियन थिंकिंग into his basic assumptions about learning for human culture in order to understand growth and development। इन्होंने बोला डार्विन ने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो वैसे उन्होंने बोला उनके कंसेप्ट में कि वो डार्विनियन थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है, एंड उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन जो कल्चर है ये अभी तक प्रोग्रेस में ही चल रहा है, इन ऑर्डर है, ये चलते जा रहा है ऑर्डर में, एंड इसको अंडरस्टैंड करने से हमें ग्रोथ डेवलपमेंट को भी अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। तो हम समझे क्या कि लर्निंग के थ्रू ही हम कल्चर्स को सीखते हैं, कल्चर्स के अंदर जो लर्निंग है उसको सीखते हैं, एंड उससे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, उसको जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही इन्वेस्टिगेटेड मोटिवेटेड फॉर, देखो ये यहाँ पे ना एक चीज छूट गया, ये ऐसा स्लैश छूट गया है, स्लैश छूट गया बोल के लाइन बहुत ही बेकार लग रहा है। सो ही इन्वेस्टिगेटेड और मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स मैटर इज स्टिमुलस फॉर लर्निंग। इन्होंने बोला कि लर्निंग के लिए इन्वेस्टिगेशन, बच्चों के माइंड में क्या होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, या फिर नॉर्मली कोई भी वर्क के लिए, कोई भी लर्निंग के लिए मुझे क्या चाहिए ना, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एंड बच्चों के अंदर क्या चाहिए ना, इंटरेस्ट चाहिए उस सब्जेक्ट के बेसिस पे। एक टीचर कब फेवरेट बनता है एंड उसका सब्जेक्ट कब फेवरेट बनता है, जब बच्चों का अटेंशन आप ड्रॉ कर पाते हो उस सब्जेक्ट्स के लिए, उस सब्जेक्ट्स के लिए अटेंशन आप ड्रॉ कर पाते, उनका इंटरेस्ट ड्रॉ कर पाते, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैटर क्या है ना, लर्निंग के लिए स्टिमुलस है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स आपने पढ़ा हुआ है, तो स्टिमुली कौन सा है, आपका सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर पे, ब्रूनर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय रेडीनेस, दैट इज ऑल रीडिंग रिलेटेड नहीं है, रेडीनेस, रेडीनेस आप पढ़े हो, रेडी करना, ओके, रेडी करना, ओके, इतना ही है। आइडिया ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए आइडियाज गेन करना,
आइडियाज़ को तैयार रखना। एवरीडे क्या होता है ना, हम बहुत आइडियाज़ को गेन करते हैं बट माइंड में फिक्स नहीं कर पाते। अगर उस आइडियाज़ को हम फिक्स कर ले, माइंड में कुछ टाइम के लिए रख ले, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लर्निंग के लिए। एंड लर्निंग ऑल्सो ईजी हो जाएगा, बोलते हैं ना, फन मेकिंग करना। तो आइडियाज़ अगर फिक्स है ना, कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ है। लास्ट पॉइंट, Bruner emphasized effective instruction on learning by following given path. Bruner emphasized effective instruction, डांट के नहीं करना है। आपको मैंने आज एक चीज लिखने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया, ठीक है। सपोज मैं ऑलवेज क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंट बता रही हूँ। आप सब क्या है, मेरे एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, मुझसे कुछ बच्चे बड़े भी हो, कुछ छोटे भी हैं। पढ़ाई में कोई एज मैटर नहीं करता, ये पता है। जब भी हम टीचिंग देते हैं, जब हम टीचिंग देते हैं, सो मैं आप सबको इक्वल थिंक करती हूँ। आप सब छोटे हैं ऐसे ही थिंक करती हूँ। अगर मैं थिंक कर लूँ कि आप बहुत बड़े हो, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। ये माइंड में रखना, बच्चे छोटे हैं, उनका नॉलेज आपसे थोड़ा कम है। मे बी समटाइम्स उनका नॉलेज एक फील्ड में बहुत ज़्यादा है, बट दूसरे फील्ड में कम होगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, इफेक्टिव सीक्वेंसिंग करना पड़ता है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। सो इसके लिए जो पाथ फॉलो किया गया है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑन लर्निंग, क्या है पाथ ना, पर्सनलाइज्ड, कंटेन स्ट्रक्चर, सीक्वेंसिंग, रीइंफोर्समेंट। ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लिखो ना लिखो, ये चार पॉइंट्स लिखना है। पर्सनलाइज्ड, बोलो पर्सनलाइज्ड को हम अगर वो जो आपको ग्रुप बताया अभी, ग्रुप, सब ग्रुप, एंड लास्ट में जो था आपका इंडिविजुअलाइज्ड, बोलो ये कौन से चीज में आएगा, पर्सनलाइज्ड है, कौन से में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से में आएगा, थर्ड वन। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सो हम पर्सन्स के एबिलिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, इंडिविजुअल। आप एक साथ स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप सबको मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ, अभी आपके अंदर जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, जो ग्रिप में आता है, उसी के बेसिस पे आपका पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा। तो दैट इज पर्सनलाइज्ड। देन कंटेन स्ट्रक्चर, कंटेन स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना, अगर एक 50% वाला भी स्टूडेंट है वो भी कैप्चर कर सके, एक 100% वाला भी स्टूडेंट है वो भी कैप्चर कर सके, दैट इज अ कंटेन स्ट्रक्चर। देन सीक्वेंसिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हर एक चीज को ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट। देन इतना क्लियर है हम, इतना क्लियर है, ओके। अभी देखो स्टेजेस ऑफ ब्रूनर थ्योरी, इसके तीन स्टेजेस होते हैं, जस्ट लाइक आपने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहला आपका आता है सेंसरी मोटर, देन क्या आ जाएगा बताओ, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल, देन क्या आएगा, कॉर्पोरेट ऑपरेशनल, देन लास्ट वन इज द फॉर्मल ऑपरेशन। ये चार जैसे स्टेजेस है ना, हाँ यहाँ पे तीन स्टेजेस है, ओनली थ्री स्टेजेस है, ओनली थ्री स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे जैसे भी स्टेजेस है आपको याद रखना है, इन एक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। देखो, इनएक्टिव, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, तीन स्टेज, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज प्राइमरी स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज प्राइमरी स्टेज है। आइकॉनिक इज द इंटरमीडिएट, इन बिटवीन जो बीच में होता है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, आइकॉनिक। एंड द लास्ट वन इज द एडल्टहुड स्टेज, एडल्टहुड स्टेज, ये वन आफ्टर अनदर होता है, सबके लाइफ में होता है। अभी चलो इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज कब से कब तक होगा, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 ईयर के लिए, थ्री टाइम्स बोल दी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहला स्टेज है। इट ऑकर्स इन बिटवीन 0 to 1 years age. At this stage, a person or child knows about the world through different objects and pyramids or pictures. कैसे जानेगा बताओ, 0 to 1 ईयर कौन सा चीज ज्यादा यूज करेगा, कौन सा चीज ज्यादा यूज करेगा, सेंसेस, सेंसेस। तो सेंसेस के अकॉर्डिंग अगर बच्चा जान रहा है तो वो क्या करता है, वो टच करता है, वो टच करता है चीजों को। ये पर्सन और चाइल्ड नोज अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट थिंग्स के ऊपर जान रहा है, कैसे, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पिरामिड्स और पिक्चर्स सेंसेस के थ्रू। Actually, at this stage, child's brain is just like an empty bottle, and through different objects or pictures, they memorized or stored these things. एक बच्चे को आप बोल दो ये बॉल है, मतलब उसको समझाया गया कि कोई भी राउंड थिंग बॉल होता है, तो वो जितनी राउंड थिंग्स को देखेगा उसको क्या बोलेगा, वो बॉल है, ठीक है। अगर मैं एक ब्राउन काऊ को दिखाती हूँ एंड बच्चों को डिपिक्ट करती हूँ कि
सी दिस पिक्चर एंड दिस द पिक्चर ऑफ ए काउ। ठीक है, अगर मैं 2 to 6 years के बच्चे को भी बोल रही हूँ, ठीक है, 2 to 3 years मान लो, उन बच्चों को बोल रही हूँ, तो वो बच्चा ब्राउन काउ, काउ के साथ किस चीज को एसोसिएट कर लिया, ब्राउन कलर को। अभी जितने भी आप व्हाइट कलर का काउ दिखा लो, वो उसको काउ बोलेगा क्या, काउंट मिलाएगा, काउंट मिलाएगा। बस यही चीज होता है प्री डिस्पोजिशन, मतलब लर्निंग से पहले जो हम तैयार करते हैं बच्चों को, उस टाइम पे इसी चीज सारे को ध्यान में रखते हैं, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, सब कुछ ध्यान में आता है। तो यहाँ पे बच्चे 0 to 1 years है, तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए कोई चीजों को छू रहे हैं, तो उसका मेमोरी उसके माइंड में फिक्स होगा। अभी देखो आइकॉनिक स्टेज, एक्चुअली आइकॉनिक कुछ बुक्स में है, ये होता है पीरियड स्टेज, ये 1 to 6 years का है, एंड इट ऑकर्स इन बिटवीन 1 to 6 years एज, एंड एट दिस स्टेज ये पर्सन और चाइल्ड नोज अबाउट वेरियस थिंग्स थ्रू डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्रोसेस, देख के सीखता है। 1 से 6 साल का बच्चा है, जो देखता है वही सीख जाता है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस। विजुअलाइजेशन प्रोसेस में कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिया बिकॉज बुक में एग्जांपल्स नहीं था, टीवी, कंप्यूटर, यूट्यूब चैनल, मोबाइल फोन्स, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है, जहाँ से बच्चे देख के सीखेगा। अभी देखो लास्ट 7 years ऑनवर्ड्स, 7 years ऑनवर्ड्स, 7 साल से बड़ा, मतलब जितने भी बड़े बच्चे हैं, सो दिस डेवलप्स लास्ट, मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत टाइम तक चलेगा, ये लास्ट में आता है, ये चलते जाता है, सिंबॉलिक है। अभी सिंबॉलिक जब होता है, सिंबॉलिक इज जस्ट लाइक लैंग्वेज लर्निंग। सिंबॉलिक हम लोग बोलते हैं सिंबल सीखना। सो हम लोग बोलते हैं ना, जब भी जेस्चर, नॉन जेस्चर, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल कोड्स आते हैं। सो दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ये जो फेज है इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, where we start learning language at this level, and they use letter as a symbol, then words, then sentences, and lastly speak language for interaction। तो यहाँ पे बच्चे कैसे करते हैं ना, उनके लिए लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टार्ट करते हैं लेटर्स को एज अ सिंबल, ABCD ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर दैट उसको ज्वाइन करके वो वर्ड्स बनाते हैं, देन सेंटेंसेस, देन वो बोलना स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंसेस को, जिसके थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। उसको मैंने इसे पिक्चर दे दिया क्योंकि कोई पिक्चर्स नहीं मिल रहे थे, यही है। कंक्लूजन क्या है, देखो, ऑल द लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ IQ, दैट मीन्स टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, एंड ऑल दीज आर नीडेड। दस ब्रूनर थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेबल, तो इसको इसलिए एक्सेप्ट किया गया। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है, तो यहाँ पे ना आपके जितने भी पॉइंट्स हैं थोड़ा सा लेंदी हुआ है बिकॉज समझने के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी, रोल ऑफ ए टीचर क्या था, बताओ, रोल ऑफ ए टीचर क्या था, कैसा था, फैसिलिटेटर। सो फैसिलिटेट जब करते हैं तो वो क्या करेंगे, जस्ट लाइक रोल ऑफ ए टीचर सबसे ज़्यादा इन्हांस होता है स्मार्ट क्लास होने से। ठीक है, स्मार्ट क्लास, जब आप लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है, क्योंकि आपको मेहनत कम करना पड़ता है, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस पीरियड में दे सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस दिखा के अब उसको एनालिसिस करवा सकते हो कि 3D में कैसा होता है, 2D में कैसा होता है, पूरा डिटेल। गिविंग असाइनमेंट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एडप्ट रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझाया गया है। इंस्टेड ऑफ ओनली बुक ओरिएंटेड, एडप्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड टेक्निक, मतलब सिर्फ जो किताब से पढ़ना है ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और ओरिएंटेड टेक्निक्स को भी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो फिगर में दिया है, वर्क ऑफ ए फैसिलिटेटर। Effective way of Bruner's theory is to discover a symbolic or coding system for learners, children to explore the world in their own way। बच्चों के लिए एक कोडिंग और सिंबॉलिक सिस्टम आप निकाल रहे हो, जो कि लैंग्वेज जिसके थ्रू बच्चा इंटरेक्शन कर रहा है एंड विजुअलाइजेशन कर पा रहा है, एक्सप्लोर कर सका है इस वर्ल्ड को। ब्रूनर 1960 में एक प्रपोज किए थे कंसेप्ट, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट, ओस्टेट हो गया, ओटेट हो गया, उसके लिए स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, देखो स्पाइरल करिकुलम, द स्पाइरल करिकुलम ये है कि देखो पहले हम चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, सीक्वेंसिंग एंड कैटेगराइजेशन में चीज़ों को आप कैटेगरीज में जब भी डिवाइड करते हो तो पहले सिंपल देन कॉम्प्लेक्स, तो सिंप्लीफाइड लेवल से स्टार्ट करोगे देन ये कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएगा। देखो यहाँ पे समझाने के लिए बोला, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट पार्ट आज कर लिया, सेकंड पार्ट और थोड़ा इंप्रूवमेंट, देन रिवाइज करने के बाद थर्ड पार्ट को मूव करेंगे, देन होल रिवाइज एंड फोर्थ पार्ट, देन होल रिवाइज देन फिफ्थ पार्ट, देन रिवाइज देन सिक्स्थ पार्ट, ऐसे करके सो ऑन जाते हैं। सो दैट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने से चीज़ों को हम इजीली समझ पा रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। नंबर फोर्थ,
दैट इज ब्रूनर 1960 में अपोज किए थे किसको ना, पियाजेस नोशन ऑफ रेडीनेस। पियाजेस का कंसेप्ट था नोशन ऑफ रेडीनेस बोल के, उसको उन्होंने मना किया था या फिर अपोज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम टू सॉल्व डिफिकल्ट सब्जेक्ट बियॉन्ड देयर एज। अगर मैं बोलूँ बच्चे उनके एज के ऊपर जाके जो सब्जेक्ट है, मतलब एज जितना है उसी लेवल में पढ़ना चाहिए। एक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा रहता है वो पढ़ सकता है, बट सारे बच्चों को अगर हम क्लास 5 में पढ़ रहा है, क्लास 7 का उसको बुक्स दे दे तो क्या चलेगा? नहीं, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो देना वेस्टेज है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। लास्ट पॉइंट, ब्रूनर गिव्स emphasis to child according to age and to understand complex phenomena। देखो, बच्चों को अगर कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना ही है तो उनके एज के अकॉर्डिंग समझे, इसको बोला ब्रूनर ने। ठीक है,